न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। 11 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है और हर घंटे कोई ना कोई एक मंत्री इस्तीफा दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि शाम होते होते मंत्रियों की छुट्टी की जो लिस्ट है वो लंबी हो जाएगी। अभी तक कुल मिलाकर 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को इन मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंपा है। मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर अभी तक 11 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस्तीफा दे चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को इन सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर 11 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। अभी तक 43 नामों को लेकर चर्चा है कि 43 नए मंत्री शपथ लेंगे और उनमें से जो तस्वीर सामने आई है प्रधानमंत्री के साथ नेताओं की, सांसदों की, उनको देखकर काफी कुछ स्पष्ट हो गया है कि जो संभावित चेहरे हैं जिनके बारे में अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, जिनका नाम हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, लगभग वही चेहरे हैं। लगभग यही मंत्रिमंडल में ऐसे नेता होंगे जिनको शामिल किया जाएगा, जो शपथ लेंगे। पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और साथ ही देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, पशुपति पारस, कौशल किशोर, ये तमाम वो नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। सर्बानंद सोनोवाल मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर में भी आपको तमाम वो नेता नजर आ रहे हैं जिनके नाम पर चर्चा है, जो संभावित मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे हैं। ये वही चेहरे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। हिना गावित, भूपेंद्र यादव, ये सभी नाम हैं जो आपको तस्वीर में नजर भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री इन सभी को संबोधित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन नामों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जिन नामों पर चर्चा हो रही थी, लगभग वही मंत्रिमंडल के नए चेहरे होंगे। लेकिन अभी तक कुल मिलाकर 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। यह पूरी तरीके से मंत्रिमंडल का रिशफल आप इसे कह सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा, मोहित दुबे हैं, उमाकांत लखेड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री आवास में थोड़ी देर पहले बैठक हुई और बैठक में तमाम उन चेहरों को बुलाया गया था जिनको आज शाम को 6 बजे मंत्री पद की शपथ लेनी है। हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अनुप्रिया पटेल आई थी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अजय भट्ट आए थे और इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम जो नए चेहरे हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें, तमाम लोगों को समायोजित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है। सभी वर्गों को, अगड़ी पिछड़ी और दलित जातियों को जो है समायोजित करने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। चाहे उत्तर से पश्चिम की बात हो या दक्षिण से उत्तर की बात हो, सभी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि सबका समावेश हो इस मंत्रिमंडल विस्तार में। और इसका सबसे बड़ा नाम सुनीता दुग्गल का भी है, जो इनकम टैक्स की बड़ी अधिकारी रही, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ी, वो जीती और उसके बाद उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि हम लगातार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर रखते हैं अपने मंत्रिमंडल विस्तार में, चाहे इससे अपने पहले कार्यकाल के विस्तार की बात हो या दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार, इसमें भी आप देखिए अब तक 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हर्षवर्धन इस्तीफा दे देंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अश्विनी चौबे का भी इस्तीफा लिया जाएगा। तो ऐसे में इस्तीफों की जो झड़ी है वो लगातार हमारे सामने आती जा रही है और शाम को 6 बजे के पहले कितने और लोगों का इस्तीफा जाता है ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शाम को 6 बजे आपको कई सरप्राइजिंग एलिमेंट भी दिखाई देंगे। विकास, जैसा कि मोहित बता रहे हैं कि लगातार इस्तीफे आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हर घंटे एक नया इस्तीफा आ जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर 11 इस्तीफे आ चुके हैं। विकास, क्या और भी ऐसे मंत्री हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं है?
जी निश्चित तौर पर पिछले 3 महीने से प्रधानमंत्री मोदी कम मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करते आ रहे थे। हालांकि वो साप्ताहिक लेवल पे ही कामकाज की समीक्षा करते रहते हैं कि कौन से मंत्री का किस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन जो ये कोरोना की दूसरी लहर आई, इसमें तमाम मंत्रियों की एक तरीके से कहें तो पोल पट्टी खुल गई। प्रधानमंत्री के कसौटी पे वो खोटा साबित हो गए। तो मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था कि वो अगर जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ये लोग बाहर का रास्ता देख लेंगे। तो कई जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं, इसमें जैसे रमेश पोखरियाल निशंक हो गए या डॉक्टर हर्षवर्धन हो गए, अश्वनी चौबे हो गए। इसमें सबसे चौंकाने वाला इस्तीफा हुआ है प्रताप चंद्र सारंगी का, क्योंकि जब प्रताप चंद्र सारंगी को, जो उड़ीसा से आते हैं, उनको जब मंत्री बनाया गया था तो उनकी सादगी और उनकी गरीबी को सबसे ज्यादा उछाला गया था कि वो सबसे सादे व्यक्ति हैं और साइकिल पर चलने वाले व्यक्ति हैं और सभी सांसदों में सबसे ज्यादा गरीब हैं। लेकिन उनको भी इस्तीफा देना पड़ा है सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर। कहा कि जितने भी इस्तीफे हुए हैं वो कार्य के आधार पर जब समीक्षा की गई है, उसी समीक्षा के बाद उन लोगों से कहा गया कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, यानी एक तरीके से उन्हें मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया गया। अब जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उनके ऊपर भी ये तलवार मोदी की हमेशा लटकी रहेगी कि अगर वो भी कामकाज ठीक ठाक ढंग से नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो मंत्री बनाकर छोड़ देंगे। समीक्षा सबकी होती रहती है। तो मोदी हर बार अपने कुछ न कुछ काम से चौंकाते रहते हैं। तो इस बार इस्तीफों से चौंका दिया लोगों को, तमाम नए चेहरों को शामिल करके चौंका दिया उन्होंने। आप देखें जो तस्वीर अंदर की मीटिंग की आई है उसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में बैठे हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके बाद अमित शाह बैठे हैं और सबसे किनारे पर वीएल संतोष संगठन महामंत्री बैठे हैं। यानी आज की बैठक में ऐसा नहीं था कि उन्होंने संगठन मंत्री को छोड़ दिया और अपने पार्टी के अध्यक्ष को छोड़ दिया। और जिस तरीके से सांसद जो मंत्री बनाए जाने वाले चेहरे सामने बैठे थे, ऐसा लगा जैसे कि क्लास चल रहा और मोदी अपनी बात कह रहे थे। वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, जब भी मंत्री बनाने के पहले वो एक कैप्सूल कोर्स जरूर देते हैं कि आपको कैसे काम करना है, आपको कैसे बिहेव करना है, आप किस किन चीज़ों से बचेंगे। खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों को जरूर ये चेतावनी देते हैं कि किन किन बातों से और कैसे कैसे लोगों से बचना है। इसकी नसीहत वो मंत्री बनाए जाने के पहले जरूर देते हैं और आज भी मोदी ने वो नसीहत लोगों को जरूर दी और सामने पार्टी के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को भी बिठा लिया था। ठीक है, अब देश कोरोना की दूसरी वेव और साथ ही अर्थव्यवस्था, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे लोग अभी परेशान नजर आ रहे थे। इस मंत्रिमंडल रिशफल में आप देख रहे हैं उसको बहुत ध्यान में रखा गया है या फिर राजनीतिक समीकरण, स्थानीय समीकरण, चुनावी समीकरण, इसको ज्यादा तवज्जो दी गई है? नहीं, मैं राजनीतिक और स्थानीय समीकरणों को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलता मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि अगर आपको मंत्रिमंडल में इतना बड़ा फेरबदल करना है जिसमें कि 11 अभी तक 11 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाए, इतने सीनियर मिनिस्टर्स के इस्तीफे हो जाएं, तो उसमें आपको जाहिर है आपके पास जो एमपी हैं जहां वहीं से लेंगे, जो बड़ा राज्य है वहां से 2 संख्या ज्यादा होगी, तो इसलिए वो मायने नहीं है। क्योंकि यूपी से कोई, मैंने पहले ही बताया कि ऐसा कोई सरप्राइजिंग नेम नहीं है। ये बात सही है। इस समय जो सरकार के सामने जो चुनौती है, पहली चुनौती है कि सरकार अपने प्रदर्शन को प्रचार और के साथ जो है सरकार की जो छवि इसमें थोड़ी मलिन हुई है, नरेंद्र मोदी की स्वयं भी और बाकी दुनिया भर में कोरोना को लेकर और भारत में, उसको तेजी गति से खड़ा करने की जरूरत है। आगे इस साल 7 राज्यों के चुनाव है, इसलिए चुनाव भी तो होगा, लेकिन सरकार का प्रदर्शन मुख्य है। एक बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, किसी मंत्री के हटने का या इस्तीफा लिए जाने का ये अर्थ कतई नहीं होता कि वो बिल्कुल विफल रहे हैं, 100% वो फेल्योर हो गए हैं। ये मानना ठीक नहीं है, लेकिन समय के अनुरूप जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने में अगर कोई बेहतर प्रदर्शन कर सकता है तो उसको हटाना पड़ेगा। तीसरा कि अगर इतना बड़ा जो एक 2014 से लेकर के और 2020 तक जो नरेंद्र मोदी सरकार की एक दुनिया भर में छवि थी, मैं समझता हूं कि दुनिया में प्रधानमंत्री के रूप में और सरकार के रूप में जितना मीडिया ने महत्व दिया नरेंद्र मोदी को कभी नहीं मिला था। तो इस समय उसी सरकार को ढो लेना कंप्लीट रूप से, ये तो दुनिया के स्तर पर भी, देश के स्तर पर भी, राजनीतिक रूप से भी सही नहीं होता। तो सरकार का चेहरा बदलना समय की मांग थी और चेहरा 2-3 फेरबदल से नहीं हो सकता था, व्यापक करना था। और मुझे लगता है कि उसमें, और जैसा
विकास बता रहे थे, विकास चंद्रा जी की हर्षवर्धन और बाकी के बारे में जो बात उन्होंने कही है सही है। प्राइम मिनिस्टर को स्वयं लेना पड़ा, कितनी समस्याएं हुई, तो आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय को बदलेंगे भी नहीं। आपने थोड़ा बहुत जैसा परफॉर्मेंस चाहिए आपने थोड़ा ठीक भी काम किया होगा, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं था, तो बदलेंगे नहीं तो चेहरा कैसे बदलेगा। उमाकांत जी, क्या ये सियासत के साथ टैलेंट का बैलेंस आपको लग रहा है, जो नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं और जिन लोगों की छुट्टी हुई है? देखिए सरकार की जो जिसको कहते हैं एक सरकार जो है परसेप्शन से चलती है। परसेप्शन जैसे कि हमने पिछली सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की भी सरकारें, 3-4 कांग्रेस की सरकारें देखी हैं। अगर परसेप्शन किसी सरकार के बारे में ख़राब हो जाए तो उसको फिर वापस ट्रैक पर लाना बहुत कठिन काम होता है, और जब तक ट्रैक पर लाने की कोशिश होती है या चेष्टा होती है तब तक वक्त पूरा हो जाता है और वो सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हमारे सामने पिछली सरकारें कांग्रेस की। तो देखिए नरेंद्र मोदी चूँकि इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अधिकारों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे हों या पिछले 2 साल में वो प्रधानमंत्री रहे हों। देखिए उनकी जो प्रशासनिक जो दृष्टि रहती है वो दृष्टि रहती है कि चीज़ों को खुद मॉनिटर करना। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन, सरकार का विकेंद्रीकरण या उसको इस तरह से कि बड़ा डेमोक्रेटिक ढंग से काम बांटना, उसके बजाय प्रधानमंत्री कार्यालय को वो काफ़ी डोमिनेटिंग उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। ऐसा पहले कभी भी पिछले मुझे लग रहा है 20-30 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय इतना डोमिनेट हो गया कि मंत्री को पता नहीं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सही मंत्रालय का सारा कामकाज हो रहा है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है या दूसरे मंत्रालय होते हैं। तो ये कि छवि जो है सरकार के कामकाज के बारे में गई। ये दूसरी छवि सरकार के परसेप्शन के बारे में है, वो है कि सरकार का ध्यान कोविड 2 आने की आशंका, RT-PCR और तमाम तरह की तैयारियों के बजाय चुनाव जीतना था। बंगाल चुनाव, मध्य प्रदेश और तमाम तरह की सरकारें गिराना, उठा पटक करना। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये मैं जो बातें बता रहा हूँ चूँकि मेरी भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है, तो बहुत सारा ये रिजेंटमेंट RSS का फीडबैक है कि हमारी छवि निचले लेवल पे बहुत ख़राब हो रही है। आम जनता ने कोविड का जो कार्यकाल था उसमें देखिए रोजगार के जो सवाल थे, प्रवासी श्रमिकों के जो सवाल थे, उसमें जो महिलाओं की जो दशा हुई, मतलब महिलाओं ने जो सफ़र किया कोविड कार्यकाल में, उनके घर के लोग बीमार पड़ गए और उनको बहुत तरह से सफ़र करना पड़ा। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि लोगों का बड़े पैमाने पर रोजगार छिना है, और रोजगार जो छिना है वो सबसे ज़्यादा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का रोजगार छिना है, जो महिलाएं श्रमिक के तौर पर या छोटी मोटी नौकरियां काम करती थी। तो ये जो परसेप्शन था, इस परसेप्शन और गवर्नेंस बहुत गवर्नेंस के बारे में जो मिसकंसेप्शन डेवलप हुआ पिछले 6 महीने से 8 महीने से कोरोना के कार्यकाल के दौरान कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो ये सारी चीजें मिली जुली, तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार की छवि को सुधारने का प्रयास है। और आपको भी लग रहा है कि इन्हीं बातों को सोच समझकर, इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर ये रिशफल हो रहा है? हमारे मित्र भी है, इनकी बात पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मत थोड़ा भिन्न है थोड़ा सा। देखिए ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय से परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना एक बात है, लेकिन मैं भी व्यक्तिगत तौर पर अनेक मंत्रियों को जानता हूं, काम को देखा है। बिल्कुल ये हो कि नहीं सब कुछ वहीं से आदेश होकर काम होता है, ऐसा मैंने देखा नहीं। हाँ, कुछ मंत्रालयों पर, शिक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वहां थोड़ा ज्यादा उनका ध्यान रहता है, विदेश मंत्रालय पर, इन सब मंत्रालयों पर वहां से ध्यान रखता है, बाकी मॉनिटर करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मंत्रियों को काम करने की आजादी नहीं। मुझे लगता है कि लगभग आजादी जितनी होनी चाहिए उतनी है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। आपसे जब बात करने प्रधानमंत्री बुलाते हैं तो प्रधानमंत्री के पास आपका पूरा डाटा उपलब्ध होता है, जो कुछ शिकायतें रहती हैं वो भी उपलब्ध होता है, उस पर वो डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री तो 5 बजे भोर में कई मंत्रियों को फोन करके बुलाते हैं, चूंकि अब नरेंद्र मोदी 1:30 बजे 1 से 1:30 के बीच सोना है और लगभग 4 बजे के बाद वो जगते नहीं है, तो इतना कम सोने वाला आदमी तो लोगों को बुला के वो बात करते हैं। पर तीसरी बात यह है कि ये बात सही है
कि परफॉर्मेंस सरकार की, मैंने स्वयं कहा, छवि पर असर पड़ा है, लेकिन मैं ये मान लूं कि बिल्कुल निगेटिव ही सरकार काम कर रही थी, तो ये उचित नहीं होगा। प्रवासियों की पिछले साल की समस्या थी, ये बात सही है, समस्या थी और वो बहुत दर्दनाक समस्या थी, लेकिन 80 करोड़ लोगों को फ्री जो है राशन देना, उन खातों में फिर नए सिरे से उसके पैसे भिजवाना, जो केंद्र के स्तर पर राज्यों की भी भूमिका होती है, वो करने की कोशिश हुई थी। ऐसा नहीं है कि नहीं थी, कि बिल्कुल एकदम से खिलाफ माहौल था। दूसरी लहर जो कहा जा रहा है, उसमें जो पूरा प्रदर्शन देश का हुआ, हालांकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, केंद्र के पास महामारी में अधिकार होते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं होता है कि किसी राज्य के संपूर्ण स्वास्थ्य ढांचे को लेकर के ऊपर से ऑर्डर करके काम कराए। लेकिन केंद्र की छवि बिल्कुल कमजोर हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, देश विदेश दोनों में हुई है, तो उसका तो ध्यान रखना ही रखना है। और जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, वो उसका परफॉर्मेंस स्वयं नरेंद्र मोदी के अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है, देश और दुनिया के एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है, और कोरोना ने उस पर आघात पहुंचाया है। तो ये छवि बदलना, सरकार के प्रदर्शन को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना, स्वयं उन्होंने देश को 50 खरब डॉलर बनाने का जो लक्ष्य रखा है, एक निश्चित सीमा तक सबको आवास देने का जो लक्ष्य रखा है, पुरानी सिंचाई योजना को बिल्कुल 2024 तक कंप्लीट करने का जो लक्ष्य रखा है, देश भर में वेलनेस सेंटर बनाना, 1.5 लाख जो है कल्याण केंद्र स्वास्थ्य का बनाना, ये सारे लक्ष्य अगर रखे हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो लोग पूछेंगे उनसे। तो इसलिए ये प्रदर्शन, इसमें ध्यान रखने, इसलिए सारे लक्ष्य के अनुरूप जो है ये व्यापक फेरबदल है, छोटा मोटा नहीं है ये। जी अवधेश जी, मेरे दो सहयोगी विकास चंद्रा और मोहित दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, और वो सरकार को ही कवर करते हैं, वो लगातार मिनिस्ट्रियों पर ही नजर रखते हैं, मंत्रालयों को कवर करते हैं। विकास, क्या मंत्रालयों को लेकर जो बात उमाकांत जी कह रहे हैं और अवधेश जी कह रहे हैं, वो बातें आपको ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसी स्थिति थी, और जो मंत्री अभी जिनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जिनकी छुट्टी की गई है, या फिर जिन नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है, तो अगर उनको काम करने की आजादी नहीं थी तो फिर उनका रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार होगा? बिल्कुल सही जो अपने पैनलिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, मेरा इस पर यह मानना है कि कोरोना काल जब आया और शुरू से लेकर अंत तक, और जो कोरोना की दूसरी लहर आई, अगर ये ना आई होती शायद, तो इतने बड़े पैमाने पर मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में हम फेरबदल शायद नहीं देखते। एक तरीके से ये लोगों को भी संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में सरकार के खिलाफ लोगों का असंतोष सामने आया, लोगों का गुस्सा सामने आया कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, और कई तरह की चीज़ें आई, लोगों के रोजगार चले गए, लोगों तक राशन ठीक से नहीं पहुंच पा रहे थे, तमाम तरह के लोगों के कष्ट थे। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से उस लोगों के गुस्से को, गम को एक डाइवर्ट करने के लिए या ख़त्म करने का के भी कवायद के तौर पर भी इसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं देखता हूं, कि ताकि लोगों में संदेश जाए कि जिन लोगों ने भी अच्छे काम नहीं किए, मैंने सबको हटा दिए, अब नए लोगों को लाया हूं, वो अच्छे ढंग से काम करेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक ये लोगों को संदेश देने की भी कोशिश है इस रिसफल से, इस फेरबदल से। तो निश्चित तौर पर आज़ादी मोदी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहुत मिलते हैं कि आप स्वतंत्र होकर काम करिए, लेकिन वो स्वतंत्र होकर काम करने के बाद वो उसकी समीक्षा करते हैं, वो पूरी रिपोर्ट आती है उनके पास कि किस मंत्रालय में एक दिन में कितने काम हुए और किस तरह के काम हुए, और बिना पीएमओ के विश्वास में लिए कोई नीतिगत फैसला कोई भी मंत्री नहीं कर पाता है, पीएमओ को विश्वास में लेकर ही करता है। तो कसौटी तो है जिसपे उन लोगों को, मंत्रियों को खरा उतरना पड़ेगा। अभी तक जो है वो उतर रहे हैं, जो नहीं उतरे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आगे भी ये नीति उनकी प्रधानमंत्री मोदी की दिखाई देगी, और यही वजह है कि जब वो चाय पे बुलाए थे तो देखे जिस तरीके से खड़े होकर समझा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो समझा रहे होंगे कि आपको कैसे कुर्ते पहन के आने हैं और किस तरीके से शपथ लेना है। निश्चित तौर पर उन्होंने अपने विचार, अपने आइडिया को उन लोगों के सामने रख दिए होंगे, और उन्होंने कि अगर आप काम करेंगे तो ठीक है, आपकी तारीफ होगी। फोटो है, फोटोग्राफ है, लेकिन उसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं बात करते हुए, जो नेता वहां मौजूद हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बता रहे होंगे कि भाई आपको अगर हम मंत्रिमंडल में ला रहे हैं, हम अगर शामिल कर रहे हैं आपको उस मंडल में जहां पर हम पूरे देश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, तो आपको कैसे काम करना है, आपको किस कसौटी पर कसा जाएगा और आपको अपना परफॉर्मेंस किस आधार पर देना है, ये तमाम बातें जरूर वो कह रहे होंगे। मोहित, बड़ी बात यह भी है कि युवा चेहरों को आगे करने की एक बड़ी रणनीति है
ताकि एक ऐसी फौज तैयार हो जो आने वाले दिनों में देश में ना सिर्फ विकास का काम कर सके बल्कि बीजेपी की जो अगली पीढ़ी है उसको भी लीड कर सके। ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं, ऐसे कौन से टैलेंट हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर बहुत भरोसा भी है? लेकिन निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों का समावेश इस मंत्रिमंडल विस्तार में चाहते हैं, लिहाजा सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, युवाओं का खासतौर पे इसमें ध्यान रखा गया है। आप देखिए कि अनुराग ठाकुर का यहाँ पे प्रमोशन होने जा रहा है, किरण रिजिजू का यहाँ पे प्रमोशन होने जा रहा है, मीनाक्षी लेखी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। ये तमाम लोग हैं जो युवा चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मौका देना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन। अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, चाहे आप जितने भी करीबी हो, चाहे जितने भी वरिष्ठ हो, आपकी छुट्टी होना तय है। लिहाजा आप 11 मंत्रियों का इस्तीफा यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगड़ी, पिछड़ी, दलित और चाहे आप दूसरे सामाजिक दृष्टिकोण से देख लीजिए या स्थानीय दृष्टिकोण से देख लीजिए, तमाम लोगों का समावेश इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में आपको दिखाई देगा। हम लगातार ये कहते रहे कि सरप्राइजिंग एलिमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार में हमेशा रहता है और इस बार भी दिखाई दे रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि 11 इस्तीफे हो जाएंगे और 11 इस्तीफे आज आपके सामने हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था कि मीनाक्षी लेखी को लाया जाएगा, हर्षवर्धन का इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रदर्शन। और लगातार आपको बता दें कि लगातार ये कहते हैं कि पीएमओ एक्शन मोड पे परफॉर्मेंस के आधार पर काम करता है और नीतिगत फैसले, जो विकास जी अभी कह रहे थे कि नीतिगत फैसले निश्चित तौर पे अगर किसी मंत्री को लेना है तो उसको जो है कॉन्फिडेंस में पीएमओ को भी लेना होता है, तभी आप कोई बड़ा फैसला, नीतिगत फैसले मंत्री ले सकते हैं। तो लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर मंत्री पे, हर मंत्रालय पे डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से फोकस होता है। जी ठीक है, चलिए, तो ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं, जो बड़ी बातें हैं, वो अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा भी रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार नजर भी बनाए हुए हैं और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी।